नमस्ते दोस्तों। आज हम कक्षा 7वीं पाठ संख्या 13 एक दिन का पाठ के शब्दार्थ करेंगे, प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे और अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। शब्दार्थ। ऐंठा, ऐंठा कहते हैं अकड़ा हुआ। हम अकड़ जाते हैं जब भी घमंड कर लेते हैं। ऐंठा कहते हैं घमंड को या अकड़े हुए को। मुंडेरे, मुंडेर है तो छत का किनारा। जो भी हमारी छत है, छत के आजू बाजू जितना भी किनारा है उसको हम मुंडेर बोलते हैं। तिनका, तिनका कहते हैं सूखी घास का एक टुकड़े को। बेचैन, बेचैन होता है परेशान, व्याकुल होना। दबे पांव भागना मतलब चुपके से चले जाना। डब होता है उपाय। कविता है एक तिनका। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा। अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। इस कविता की इन पंक्तियों में जो कवि हैं हरिओद जी, वो अपने घर में अपने छत पे खड़े हुए हैं, छत के किनारे पे मुंडेर पे। तो तब की वो अपनी जो हालत है वो बता रहे हैं कि वो अपनी छत पे खड़े हुए थे अब घमंड में। तो उनकी आँख में दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आया और उनकी आँख में पड़ गया। तो मैं घमंड में भरा ऐंठा हुआ, कि घमंड से भरा हुआ था, मेरे अंदर घमंड बहुत था और मैं अकड़ में खड़ा हुआ था। कि घमंड में मैं, जैसे हम अकड़ कर लेते हैं, घमंड कर लेते हैं अपने पैसे का, धन दौलत का, अमीरी का, तो वैसे ही वो भी किसी बात से घमंड में खड़ा हुआ था, अकड़ा के खड़ा हुआ था। तो क्या हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पे खड़ा, कि वो अपनी छत के किनारे पे खड़े हुए थे, मुंडेर पे खड़े हुए थे अपने घमंड में। तो क्या हुआ उस दिन, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आँख में मेरी पड़ा, कि एक उड़ता हुआ तिनका मेरी आँख में आके पड़ गया। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में शामिल कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित कविता एक तिनका में से ली गई हैं। तो प्रसंग में 3 चीज़ें लिखनी होती हैं। एक किताब का नाम, दूसरा कवि का नाम और तीसरा कविता का नाम। तो इन तीनों लिखने के बाद आपके प्रसंग के अंक पूरे आ जाते हैं। तो ये जो प्रस्तुत पंक्तियाँ हैं वो हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में से ली गई हैं। वसंत भाग 2 में से ली गई हैं। इसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद भी बोलते हैं इनको। कविता का नाम है एक तिनका। तो व्याख्या है, एक तिनका कविता की इन पंक्तियों में कवि हरिओद अपने घर की मुंडेर पर घमंड में खड़े हैं। तभी अचानक उनकी आंखों में कहीं से उड़कर एक तिनका आ गिरता है। तो सिंपल सी बात है, ज़्यादा मुश्किल पंक्तियाँ नहीं हैं। कि एक बार जो कवि हैं वो अपने मकान की छत पे खड़े हुए थे और अचानक दूर से उनकी आंख में एक उड़ता हुआ तिनका आया और उनकी आंख में पड़ गया। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी। तो इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो अपनी आँख में तिनका पड़ जाने की जो हालत है उसको व्यक्त कर रहे हैं। कि जब उनकी आँख में तिनका पड़ा तो क्या हुआ। तो वो कहते हैं आँख में तिनका पड़ने से मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, परेशान सा हो गया वो, जब उनकी आँख में जो घास का तिनका था वो पड़ गया। लाल होकर आँख भी दुखने लगी, जो उनकी आँख थी वो तिनका पड़ जाने की वजह से लाल होगी और अब दुख भी रही है। उसको आँख में तिनका पड़ने की वजह से आँख दुखने शुरू हो गई। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे
पाँव भगी। तो जो लोग थे आसपास के, उन्होंने कपड़े का गुच्छा सा बनाया और उसके ज़रिए जैसे तैसे करके वो तिनका आँख से निकाला। और जो वो घमंड में खड़े थे, अकड़ कर खड़े थे, तो वो जो घमंड था उनका चकनाचूर हो गया। और जो उनकी अकड़ थी, दबे पाँव भगी, चुपके से चली गई। तो प्रसंग सेम ही होता है, जो पहले लिखा था वैसे ही लिखना है। कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में शामिल कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित कविता एक तिनका में से ली गई हैं। तो ये वाला प्रसंग सेम ही है, आप अलग अलग भी लिख सकते हो। अगर जितनी पंक्तियाँ आए उसमें प्रसंग एक ही रहेगा। तो व्याख्या। एक तिनका कविता की इन पंक्तियों में कवि ने आँख में तिनका गिर जाने के बाद अपनी हालत का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि आँख में तिनका चले जाने से उन्हें बड़ी ही बेचैनी होने लगी। उनकी आँख लाल हो गई और दुखने लगी। लोग कपड़े का उपयोग करके उनकी आँख से तिनका निकालने की कोशिश करने लगे। इस दौरान उनकी ऐंठ घमंड बिल्कुल चूर होकर दूर भाग गए। तो जब उनकी आँख में तिनका पड़ा तो वो बड़े ही बेचैन व्याकुल से हो गए। उसके बाद में जो आँख में तिनका पड़ने की वजह से जो आँख थी वो लाल हो गई और बाद में दुखने भी लग गई। तो आसपास के लोगों ने कपड़े की सहायता से आँख में से तिनका जैसे तैसे करके निकाला। और जो वो घमंड में खड़े थे अकड़ के, तो उनका घमंड था वो बिल्कुल चकनाचूर हो गया था। जब किसी डब से निकल तिनका गया, तब समझ ने यूँ मुझे ताने दिए। ऐंठता तो किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तो जो कवि हैं वो कह रहे हैं इस पंक्तियों में कवि ने तिनका निकल जाने के बाद अपनी हालत का वर्णन किया है। आँख में जब तिनका पड़ गया था तो पहले जो पंक्तियाँ थी उसमें आँख में तिनका पड़ने की अपनी हालत का वर्णन किया था। अब तिनका निकल जाने के बाद जो उनकी हालत है उसका वर्णन किया हुआ है कवि ने। तो वो कह रहे हैं जब किसी डब से निकल तिनका गया, डब होता है उपाय, तरीका, किसी भी जैसे करके। तो कहते हैं जब किसी डब से निकल तिनका गया, कि जब वो उपाय करके वो आँख से तिनका निकल गया, तब क्या हुआ, तब समझ ने यो मुझे ताने दिए, कि तब मेरी समझ ने मुझे ताने मारने शुरू कर दिए। तो वो ताने क्या थे, ऐठता तो किस लिए इतना रहा, कि तू इतने अकड़ किस लिए कर दिखाता रहा, इतने घमंड में तू किस वजह से रह रहा है। ये ताने दे रही हैं कि एक तिनका है बहुत तेरे लिए, कि तुझे बेचैन करने के लिए, तुझे परेशान करने के लिए तो एक तिनका ही काफ़ी है। तेरे वजूद को नष्ट करने के लिए एक तिनका ही काफ़ी है। तो तू इस किस बात का घमंड करता है कि तू क्या है। तो ऐसा उसकी समझने उसको ताने दे रही है। तो इसका प्रसंग भी सेम ही रहेगा कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में शामिल कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित कविता एक तिनका में से ली गई हैं। तो व्याख्या। एक तिनका पंक्ति में कवि हरिओद जी ने तिनका निकल जाने के बाद अपनी हालत का वर्णन किया है। वो इन पंक्तियों में कहते हैं कि जैसे तैसे उनकी आँखों से तिनका निकल गया। इसके बाद उन्हें मन में एक ख्याल आया कि उन्हें घमंड नहीं करना चाहिए था। उनका घमंड तो एक मामूली तिनके ने ही तोड़ दिया। इन पंक्तियों के जरिए कवि हमें भी घमंड से दूर रहने का संदेश दे रहे हैं। चाहे इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, उसका घमंड चकनाचूर हो ही जाता है। तो ये जो पंक्तियाँ थी इसमें जो कवि हैं उन्होंने अपनी आँख से तिनका निकल जाने के बाद का वर्णन किया है। तो जब उनकी आँख से जैसे तैसे करके तिनका निकल गया था, तब उनके मन में ही ख्याल आया, उनके समझ ने ही उनको ताने मारने शुरू कर दिए कि तू किस बात का घमंड कर रहा है, तेरे लिए तो एक तुच्छ सा तिनका ही बहुत है तेरे वजूद को नष्ट करने के लिए। तो जो पंक्तियाँ थी इसमें जो कवि हैं उन्होंने
घमंड ना करने का संदेश दिया है हमें भी, और खुद भी आगे से घमंड ना करने के लिए अपनी समझ के अनुसार ही कार्य करने शुरू किए हैं कि आगे से घमंड नहीं करेगा। और हमें भी ये शिक्षा दी है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना मर्जी बड़े से बड़ा आदमी हो, जितना बड़ा घमंड हो जाएगा वो एक दिन चकनाचूर हो ही जाएगा, वो नष्ट हो ही जाएगा। तो अभ्यास के कुछ प्रश्न उत्तर हैं वो करते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को सामान्य वाक्य में बदलिए। अब ये कविता जो पढ़ी है हमने, उसमें ये पंक्तियाँ दी गई थी, तो इन्हें हम अब साधारण तौर पे अगर जैसे बोलेंगे तो वह कैसे कहेंगे। तो जैसे कह रहे हैं, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा, ये तो थी कविता की पंक्ति। लेकिन अगर साधारण वाक्य की बात करें, सामान्य वाक्य की, तो क्या क्या बोलेंगे, मेरी आँख में एक तिनका पड़ा। ऐसे ही, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, तो सामान्य वाक्य कैसे होगा, लोग कपड़े की मूठ देने लगे। तो इसी प्रकार ये चार पंक्तियाँ दी गई हैं, अब इन्हें हमने सामान्य वाक्य में लिखना होगा। तो ये जो कविता की पंक्तियाँ हैं वो देखिए, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा। दूसरी पंक्ति है, लाल होकर आँख भी दुखने लगी। तीसरी पंक्ति है, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी। चौथी पंक्ति है, जब किसी डब से निकल तिनका गया। तो ये जो चार की चार पंक्तियां हैं, इनको अब हमने सामान्य वाक्यों में बदलना होगा। तो देखिए, तो सामान्य वाक्यों में से उत्तर, ऊपर दी गई पंक्तियों को सामान्य वाक्यों के रूप में इस तरह लिखा जा सकता है कि एक दिन जब मैं छत की मुंडेर पर खड़ा था, आँख भी लाल होकर दुखने लगी। तीसरी पंक्ति का, बेचारी ऐंठ दबे पाँव भाग गई, किसी तरह आँख से तिनका निकल गया। तो ये सामान्य वाक्य होंगे, तो इन्हें हम अपनी सामान्य वाक्यों में ऐसे लिख सकते हैं। तो वो कविता की पंक्तियाँ थी, अब ये सामान्य वाक्य हैं। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 है, एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है। तो उत्तर है, एक तिनका कविता में कवि ने एक दिन की घटना की चर्चा की है जब वह अपने ऊपर घमंड करने लगता है और खुद को सर्वश्रेष्ठ समझने लगता है। तभी अचानक कहीं से एक तिनका उसकी आंख में आ गिरता है, जिससे उसे बहुत तकलीफ हुई और उसकी आंख लाल हो गई। बड़ी मुश्किल से वो तिनका कवि की आंख से निकला और तब कवि को महसूस हुआ कि मेरा घमंड तोड़ने के लिए तो एक नन्हा सा तिनका ही काफ़ी है। इसीलिए एक तिनका कविता के जरिए उन्होंने हमें भी घमंड ना करने का संदेश दिया है। तो प्रश्न में सिंपल सी बात पूछी है कि एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है और जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है। तो ये जो कविता है, सारी की सारी जो कविता है हमने पढ़ी है, तो उसमें पता चलता है कि एक बार जो कवि है वो अपनी छत के किनारे पे, अपनी छत के मकान की मुंडेर पे खड़ा था, तो अचानक से उनकी आंख में एक तिनका उड़कर आकर पड़ जाता है और जिसके कारण वो व्याकुल हो जाते हैं, बेचैन से हो जाते हैं और बाद में उनकी आंख भी दुखनी शुरू हो जाती है और लोग उस मूठ देने लगते हैं, अर्थात कपड़े की गुच्छी से बना के तिनके को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। और जब तिनका बाहर निकल जाता है आंख से, तो उनकी समझ उन्हें ताने देती है कि घमंड नहीं करना चाहिए। तो ये जो सारा वृत्तांत है, ये जो सारी घटना है, तो ये तिनके वाली घटना से ही हमें ये संदेश मिलता है। ये कवि ये कहना चाहता है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। तो प्रश्न संख्या 3 है, आँख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई। तो अब जो घमंड कर रहा था उसकी दशा क्या हुई थी तिनका पड़ने के बाद। तो उत्तर है, आँख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की आँखों में दर्द होने लगा और उसकी आँखें लाल हो गई। वह दर्द से कहराने लगा और बेचैन हो गया। और जैसे ही वो, पहले तो वो घमंड कर रहा था, तो जब घमंडी था हुआ वो, तो उसकी आंख में एक तिनका पड़ गया। तो तिनका पड़ने से जो आंखों में दर्द होना शुरू हो गया और आंखें भी
लाल हो गई थी और उसको इतना दर्द हो रहा था, वो असहनीय था, तो उससे सहन नहीं किया जा सकता था। तो इतना दर्द होने के कारण वो चिल्लाने लगा और बेचैन सा हो गया, व्याकुल हो गया। प्रश्न संख्या 4, घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास लोगों ने क्या किया? तो उत्तर है, घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने कपड़े की एक मूठ या गुच्छा बनाया और उससे घमंडी की आंख का तिनका निकालने की कोशिश करने लगे। तो जैसे ही लेखक घमंड में खड़ा था, तो उसकी आंख में जब तिनका पड़ा, तो जब तिनका पड़ा तो आसपास के लोगों ने कोशिश की कि आंख से तिनका निकाले। तो क्या हुआ, तो उन्होंने एक कपड़ा लिया, उसका एक गुच्छा सा बना लिया, एक किनारे से उस तिनके को उनकी आंख से निकाल दिया था। प्रश्न संख्या 5, एक तिनका कविता में घमंडी की एक तिनका कविता में घमंडी को उसकी समझ ने चेतावनी दी। तो अब जैसे कि हमने पढ़ा कि उसकी समझ ने उसे ताने दिए अर्थात चेतावनी दी। तो ऐठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तो ये कविता की पंक्तियां हैं। तो इसी प्रकार की चेतावनी कबीर ने भी दी है। तो उन्होंने लिखा है, तिनका कबू न निंदिए पाँव तले जो होए, कबू उड़ी आँखन परे पीर घनेरी होए। तो इन दोनों में क्या समानता है और क्या अंतर है, लिखिए। तो अब ये जो कविता की पंक्तियां हैं, तो इसमें कवि क्या कहना चाहता है और ये कबीर जी ने जो पंक्तियां दी है, जो दोहा दिया है, इसमें कबीर जी क्या कहना चाह रहे हैं, दोनों में अलग अलग अंतर भी है और समानता भी है। तो इसके बारे में आप अपना राय दीजिए, अपना विचार दीजिए। तो उत्तर है, दोनों में समानता ये है कि दोनों ही काव्यांशों में तिनकों का प्रयोग उदाहरण देने के लिए किया गया है। कि ये जो दोनों वाक्य दिए गए हैं, तो दोनों में जो काव्यांश दिए गए हैं, तो दोनों में समानता एक ही है कि दोनों में ये जो तिनके की बात की गई है, उदाहरण के तौर पे की गई है, उदाहरण दी गई है। ठीक है, तो ये उसकी समानता है। तो दोनों काव्यांशों में अंतर ये है कि पहले काव्यांश में कवि हरिओद जी हमें घमंड ना करने की शिक्षा दे रहे हैं, जबकि दूसरे काव्यांश में कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमें कभी किसी को अपने से नीचा या तुच्छ नहीं समझना चाहिए। तो ये जो हरिओद द्वारा हमारी जो कविता है एक तिनका में से जो पंक्तियां हैं, इसमें से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए। जबकि जो कबीरदास जी द्वारा दोहा दिया गया है, इससे हमें सीख मिलती है कि हमें साधारण आदमी को या छोटे आदमी को या छोटे जीव को कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए, उसकी कभी भी उसका उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, किसी को छोटा या आम साधारण नहीं समझना चाहिए। सभी की अपनी अपनी महत्ता है। तो दोनों में अलग अलग अंतर है, लेकिन जो समानता है वो एक तिनके को एक उदाहरण के तौर पे लिया गया है। तो यही इसकी समानता है। अब एक तिनका जो कविता है उसके आगे के प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1, इस कविता को कवि ने मैं से आरंभ किया है। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ। कवि का ये मैं कविता पढ़ने वाले व्यक्ति से भी जुड़ सकता है और तब अनुभव ये होगा कि कविता पढ़ने वाला व्यक्ति अपनी बात बता रहा है। यदि कविता में मैं की जगह वह या कोई नाम लिख दिया जाए, तब कविता के वाक्यों में बदलाव किया जाएगा। कविता में मैं के स्थान पर वह या कोई नाम लिखकर वाक्यों के बदलाव को देखिए और कक्षा में पढ़कर सुनाइए। तो जो 5 प्रश्न थे ये तो आपने अभी तक लिखने होंगे। तो लेकिन ये वाले प्रश्न जो आपने अनुभव करने, कल्पना ही करनी है या याद ही करने हैं, तो ये यहीं से वीडियो से कर सकते हो। तो जब यहाँ तक ये जो 5 प्रश्न हैं, तो यहाँ तक ही आपने लिखने होंगे। ठीक है, तो उसके बाद में जो होंगे ये वाले अनुभव और कल्पना, ये हम क्लास में कर सकते हैं। ये सिर्फ याद रखने की है, आपकी कल्पना मात्र ही है, अनुमान ही लगाना है।
तो इसमें देखिए अब जो मैं शब्द का प्रयोग किया था उसकी जगह पे वह शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो वह घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आँख में उसकी पड़ा। वह झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी। जब किसी डब से निकल तिनका गया, तब उसकी समझ ने यों ताने दिए, ऐंठता तो किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तो पहले कवि ने मैं शब्द का प्रयोग करके सिर्फ अपने लिए और जो भी कविता पढ़े उसको अपना अनुभव हो इसलिए किया था, लेकिन अब वह शब्द का प्रयोग करके हम अनुभव करते हैं कि दूसरे की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये आपने लिखना नहीं है, आप सिर्फ याद कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 2, नीचे दी गई पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी, तब समझ ने यूँ मुझे ताने दिए। इन पंक्तियों में ऐंठ और समझ शब्दों का प्रयोग संजीव प्राणी की भांति हुआ है। कल्पना कीजिए यदि ऐंठ और समझ किसी नाटक में दो पात्र होते तो उनके अभिनय कैसे होते। तो जैसे कि हमने एकांकी पढ़ते हैं, तो जैसे अब हमने पाठ 7 पापा खो गए पढ़ा था, जिसमें कौवा, ठीक है, कौवा था, लेटर बॉक्स था, खंबा था, पेड़ था, वैसे ही अलग अलग पात्र थे। तो इसमें भी वो कह रहे हैं कि इन पंक्तियों में ऐंठ और समझ, ये जो ऐंठ है और समझ है, अगर दोनों अलग अलग इंसान होते, ठीक है, तो दोनों ही इंसान होते, तो दोनों अलग अलग पात्र होते। तो ऐंठ और समझ को दो पात्र, नाटक के पात्र बनाना है, हमने एक नाटक सा लिखना है, तो वो लिखेंगे अब हम। तो दोनों की आपस में बात करवाएंगे, आइए करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ऐंठ और समझ दोनों की अपनी अपनी बात है। पहले समझ बोल रही है, ऐंठ इतना ऐंठती क्यों हो। ऐंठ बोलती है, समझ ये तेरी समझ से बाहर की बात है। ऐसी कौन सी बात है जो मेरी समझ में नहीं आती। समझ तेरी समझ में ये नहीं आता कि यदि मनुष्य सुंदर हो, धनवान हो, समाज में ऊंचा स्थान रखता हो, तो उसे अपने ऊपर घमंड आ ही जाता है। समझ, नहीं ऐंठ, कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब तो क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर होता है क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला, क्षण भंगुर है, कभी भी नष्ट हो सकता है। लेकिन मनुष्य की विनम्रता, उसकी परोपकार की भावना व हंसमुख स्वभाव कभी नष्ट नहीं होता। इतने में ऐंठ की आंख में एक तिनका उड़कर पड़ गया। समझ, ऐंठ इतना तिलमिला क्यों रही हो। ऐंठ, ना जाने कहाँ से आंख में तिनका आकर पड़ गया है, मैं तो बहुत बेचैन हो रही हूँ। समझ, अब तुम्हारा घमंड कहाँ गया, एक छोटे से तिनके से तिलमिला उठी। ऐंठ, मुझे क्षमा करो समझ, अब मैं कभी अपने पर घमंड नहीं करूँगी। तो इसमें सिर्फ दो पात्र हैं, एक का नाम घमंड है, एक का नाम समझ है। तो घमंड या ऐंठ बोल सकते हो आप। तो दोनों आपस में ही वार्तालाप करती हैं, आपस में ही बातचीत कर रही हैं। तो ये आपसी बातचीत को ही आपने दर्शाना है, बताना है कि कोई भी बातचीत आप ऐसे भी कर सकते हो। आप कोई और भी कविता या कहानी या कोई भी आपकी समझ के अनुसार कुछ भी याद हो, उसके अनुसार आप वार्तालाप दोनों में करवा दीजिए। एक नाटक बनाना है हमने कि आपस में दोनों संजीव पात्र हैं और दोनों ने बात करनी है आपस में। प्रश्न संख्या 3, नीचे दी गई कबीर की पंक्तियों में तिनका शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार किया गया है, इनके अलग अलग अर्थों की जानकारी प्राप्त करें। अब ये जो कबीर जी द्वारा दी गई पंक्ति है, दोहा है, इसमें क्या है, जो शब्द है तिनका शब्द कब काफ़ी बार प्रयोग कर लिया, तो अब इनके अलग अलग अर्थ बताने हैं हमने। जैसे उठा बबूला प्रेम का, तिनका उड़ा आकाश, तिनका तिनका हो गया, तिनका तिनके पास। तो यहाँ पे कितनी बार ही तिनके शब्द का प्रयोग कर लिया गया है। अब इनके अलग अलग अर्थ देखिए।
तो उत्तर है, जिस प्रकार के झोंके से उड़कर तिनके आसमान में चले गए जाते हैं और सभी तिनके बिखर जाते हैं, उसी प्रकार ईश्वर के प्रेम में लीन हृदय संसारिक मोह माया से मुक्त होकर ऊपर उठ जाता है। वह आत्मा का परिचय परमात्मा से मिल जाता है, यानी उसे अपने अस्तित्व की पहचान हो जाती है और सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्त होकर ईश्वर के करीब पहुंच जाता है, यानी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है। तो आप सिर्फ उनके अर्थ के अनुसार ही आप उसकी व्याख्या कर सकते हैं कि उठा बबूला प्रेम का तिनका उड़ा आकाश, के तिनके हैं जो आकाश तक उड़ जाते हैं, और तिनका तिनका हो गया के तिनका तिनके जैसे बिखर जाने हैं तो अलग अलग हो जाते हैं। तिनका तिनके पास के अर्थात जो जीवात्मा है वो परमात्मा से मिल जाती है। तो अब भाषा की बात में एक ही प्रश्न है। तो किसी डब से निकलना का अर्थ है किसी ढंग से निकलना। डब से जैसे कई वाक्यों से आप परिचित होंगे। जैसे धम से वाक्यांश है, लेकिन ध्वनियों में समानता होने के बाद भी डब से और धर्म से जैसे वाक्यांशों के प्रयोग में अंतर है। धम से, छप से इत्यादि का प्रयोग ध्वनि द्वारा क्रिया को सूचित करने के लिए किया जाता है। नीचे कुछ ध्वनियों द्वारा क्रियाओं को सूचित करने वाले वाक्यांश और कुछ अधूरे वाक्य दिए गए हैं। उचित वाक्यांश चुनकर वाक्यों के खाली स्थान भरिए। तो ये जो खाली स्थान दिए गए हैं ऊपर कुछ विकल्प दिए गए हैं, जैसे छप से, थर से, टप से, थर से, फुर से, सन से। तो ये रिक्त स्थान ही भरने हैं हमने। जैसे मेंढक पानी में डैश कूद गया, नल बंद होने के बाद पानी की एक बूंद डैश चो गई, शोर होते ही चिड़िया डैश उड़ी, ठंडी हवा गुजरी, मैं ठंड में डैश कांप गया। तो आप लिख सकते हैं, मेंढक पानी में छप से कूद गया, नल बंद होने के बाद पानी की एक बूंद टप से चो गई, शोर होते ही चिड़िया फुर से उड़ गई, ठंडी हवा सन से गुजरी, मैं ठंड में थर से कांप गया। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है हिंदी विद राधे श्याम। आपके सपोर्ट की हमें बहुत ही आवश्यकता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।